नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चंदे में चोरी को लेकर विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले, सरकार झांसा दे रही। रेणुका चौधरी का मोतियाबिंद चश्मे पर तंज, बोली अंधभक्तों का कराएंगे इलाज तभी दिखेगा चंदा चोरी और पुल गिरने की खबर। आप विधायकों का साइकिल खरीद घोटाले पर विरोध, स्लोगन टी शर्ट पहनकर पहुंचे सदन। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहां और कहां से आती है फंडिंग, बोली डिंपल यादव। मॉनसून सत्र पर 2 दिन की रणनीति, पंचायत निकाय चुनाव तक विपक्ष को सीमित रखने का दाव। ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान, कहा हमने नहीं शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। आज संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह संसद आएं और पेपर लीक के मुद्दे पर 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती पर बयान दें। सरकार के खिलाफ तख्तियां लिए हुए सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने चंदा चोर गद्दी छोड़, अमित शाह जवाब दो और चंदा चोर कहां मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है। और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। संसद में गतिरोध पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल साफ है कि वो छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष से मेरी बस यही बात है कि जब चर्चा और जवाब हो रहा हो तो विपक्ष को गृह मंत्री का बयान रोकने के लिए हंगामा नहीं करना चाहिए। जब उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। एक बार चर्चा शुरू हो जाए तो हमें हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। का बैठक हुई है। सरकार की तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्र का आंदोलन और उसके गतिविधि जुड़े हुए जो भी चीज पूरा डिटेल में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने बीएससी में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का, सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है। ऐसा नहीं होगा। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च
जारी है। और इसी बीच देवेंद्र महतो ने दावा किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों की गठबंधन की सरकार छात्रों को झांसा देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ लेकर एम्बुलेंस से विधानसभा जा रहे महतो ने कहा है कि परीक्षा में धांधली की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई करे। महतो ने अपने स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अंदर से बहुत कमजोर हो चुका हूं, लेकिन ये कटीले तार देखकर मेरे भीतर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। प्रशासन को चकमा देकर एम्बुलेंस में सवार महतो ने कहा है कि युवा को अगर उल्टा करेगा तो वायु होगा। वायु को रोकने में धरती पर कोई भी ताकत नहीं है। जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है। अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग साथ आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरु जी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ। एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ। ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी बिजपुर के पास एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने जा रही थी, तभी स्थानीय भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर मिट्टी, कीचड़ और जूते पत्थर फेंके। ममता ने बताया कि इस स्थिति में अगर गाड़ी की खिड़की खुली होती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसी सिलसिले में बात करते हुए यूबीटी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन अपने ही राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि ये जनता और टीएमसी के बीच की लड़ाई है, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या ही मतलब है। इस बात के पक्के सबूत हैं कि वो भाजपा के गुंडे ही थे। जब तक अमित शाह सदन में आकर जंतर मंतर में जो हुआ बच्चों पर हमला, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आदेश किसने दिया, उस बारे में निवेदन नहीं देंगे तब तक सदन में कोई भी बिल शांति से नहीं पारित होगा। हंगामा चलता रहेगा। आज 10 बजे हमारी मीटिंग है खड़गे साहब के यहाँ, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है। ममता दीदी एक ऐसी महिला नेता है जिसने लगभग 15 साल पश्चिम बंगाल पर को नेतृत्व दिया है, देश को नेतृत्व दिया है। चुनाव हार गए उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हार गया। आप बांग्लादेश की पदच्युत प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की हिफाजत कर सकते हो, हाँ, बांग्लादेश की। उसके लिए पूरा तामझाम सिक्योरिटी आप लगाते हैं, लेकिन आप अपने राज्य की एक्स मुख्यमंत्री की हिफाजत नहीं कर सकते। आप बोलते हैं कि ये जनता और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा है। अच्छा, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? कि जनता कौन है, कि बीजेपी के कैसे गुंडे हैं, उसका पूरा एविडेंस सामने आया है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि जब कल प्रतिनिधि मंडल और मंत्रियों के साथ छात्रों की बैठक हुई तो बैठक के तुरंत बाद ही छात्रों और मंत्रियों ने कहा कि 98% मांग मान ली गई है। छात्रों ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन जब वो बाद में बैठे तो कुछ राजनीतिक दल उन्हें धकेल रहे हैं। शायद उन्हीं के कहने पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो प्रतिशत मांग बची है वो इस पर बची है कि परीक्षा जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर आया था और बहुत लोगों को नौकरी भी मिली है, सरकार के हाथ में नहीं है कि वे उस परीक्षा को रद्द करें जब तक कोर्ट का आदेश ना हो। छात्रों से सरकार अनुरोध कर रही है कि वे विरोध मार्च ना करें।
देखिए, कल जब आपने देखा कि प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मंत्रीगणों के साथ छात्रों की बैठक हुई, तो बैठक के तुरंत बाद छात्र भी खड़े थे और माननीय मंत्री भी खड़े थे। वहां खड़े होकर उन्होंने मीडिया में कहा कि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन बाद में वो जाकर आपस में बैठे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उन्हें पीछे से धकेल रही है कि नहीं तुम आंदोलन बंद मत करो, शायद उन्हीं के कहने पर आज विरोध मार्च हो रहा है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि जो 2% बचा है वो इस पर बचा है कि एक ऐसा एग्जाम था, बाकी तो उन्होंने मान लिया सरकार ने, और एक एग्जाम जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर उसका रिजल्ट आउट हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे युवकों को नौकरी भी लग गई है। अब सरकार के हाथ में है ही नहीं कि वो उस एग्जाम को रद्द करे जब तक कि माननीय न्यायालय का निर्देश ना हो। तो इस पर वो कह रहे हैं कि जिन युवाओं को नौकरी मिल चुकी है उनके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए उनका कहना है कि जब हम 98% मांग मान चुके हैं और 2% समय के साथ उसमें भी देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि छात्रों से सरकार अनुरोध कर रही है कि आप विरोध करना बंद कीजिए, क्योंकि 98% मांगे मान ली गई है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि चश्मे उन अंधभक्तों के इलाज के लिए हैं जिन्हें चोरी का मामला नहीं दिखता, उन्हें पुल का गिरना नहीं दिखता, जिन्हें नीट परीक्षा का मुद्दा नहीं दिखता। वे बस तारीफ करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमें उनके सही इलाज का इंतजाम करना चाहिए। अगर मोतियाबिंद है तो उसका भी इलाज हम करवा देंगे। क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनके लिए हम उचित चिकित्सा करवाने तैयार हैं। तो मैंने सोचा चश्मा का सहारा उनको कुछ समझ में आएगा। वैसे तो चोरी नजर नहीं आ रही, ब्रिज फेल हो रहा नजर नहीं आ रही, नीट एग्जाम नजर नहीं आ रही, तारीफे करते हैं। तो मैंने सोचा कि उचित चिकित्सा हम करवाएं। मोतियाबिंद का होता है, मोतियाबिंद का भी हम करवा दें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि अपनी केंद्रीकृत नियंत्रण वाली व्यवस्था पर गर्व करने वाली सरकार में जवाबदेही भी उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने द हिंदू के लिए लिखे एक लेख में आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस की गोले, कील, डंडे लगे पैलेट गन और उसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने 19 वर्षीय साहिल लोचब का उल्लेख किया और उन्होंने दावा किया कि उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में लगे छर्रे, एक छर्रा उसकी आंख में लगने से उसकी रोशनी जाने की आशंका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गृह मंत्री या तो जिम्मेदारी ले या फिर हमें बता दे कि वे अयोग्य हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि गृह मंत्री इस पर एक सवाल का जवाब देंगे। जवाब मिल नहीं रहे। गृह मंत्री या तो जिम्मेदारी लें जो हिंसा हुई नौजवानों पर, और या फिर ये बता दें कि वो अयोग्य है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। वही राहुल गांधी जी ने अपने लेख में भी लिखा है और हम इंतजार कर रहे हैं दोनों सदनों में कि गृह मंत्री आके इस एक सवाल का जवाब दे कि वो उनके आदेश से हुआ या वो अयोग्य है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सदन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग वाली स्लोगन टी शर्ट पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जिसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा आप विधायकों की इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसके बाद स्पीकर ने विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 4000 की साइकिल पर स्टिकर लगाकर 7000 की खरीदी गई है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1,30,000 साइकिल की 90 करोड़ की खरीद में 36 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर आपके विधायक मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये साइकिल हमने खरीदी है 4,200 रुपए, और यही साइकिल दिल्ली सरकार द्वारा, इसी तरीके की बिल्कुल साइकिल आप मिला लीजिएगा, दिल्ली सरकार ने खरीदी है 7,000 रुपए की लगभग। आप सोचिए, एक साइकिल में अगर 3,000 रुपए कमीशन खाया जा रहा है तो कितनी बड़ी लूट हो रही है। तो आज दिल्ली सरकार के पास लेके जा रहे हैं हम ये साइकिलें, और वहाँ पे दिल्ली सरकार वो साइकिलें भी लाई है जो लड़कियों को बांटी जा रही हैं। तो आप मिला लीजिएगा इन दोनों साइकिलों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA और परिसीमन विधेयकों को लेकर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। सपा चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम डिलिमिटेशन और FCRA का विरोध कर रहे हैं। ये लोग भूमाफिया है। FCRA ने डराएंगे और ये लोगों को भाजपा बहुत ही बड़ी
पार्टी माफिया है और तालाब दिखाई दे जाए तो कब्जा कर लेते हैं। विदेश से पैसा आ रहा है, अच्छे कामों के लिए आ रहा है तो क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, हम सबको जनता यहाँ चुनकर भेजती है। लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है, सरकार से सवाल पूछना। सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। लाठी चली। इलाहाबाद में आज भी कई बच्चों पर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने ये स्वीकार किया था कि किसी भी छात्र पर मुकदमा नहीं होगा। अब किससे पूछा जाएगा। हम सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है कि सरकार से सवाल पूछें, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है। सरकार से सवाल करते हैं। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार सवाल से क्यों भाग रही है। लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पर छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और कई बच्चे युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो अब हम सवाल किससे पूछें। आपके माध्यम से पूछते हैं, या सरकार से पूछ सकते हैं, या जनता में हम जब जाते हैं तब पूछ रहे हैं। FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए, ऑफिशियली ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत के लोग, बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था। सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आरएसएस को लेकर सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या आरएसएस एक पंजीकृत संगठन है, और यदि है तो उसका पंजीकरण किस स्वरूप में है। साथ ही संगठन के संचालन के लिए धन कहां से आता है। डिंपल यादव का ये सवाल ऐसे समय में सामने आया है जब आरएसएस की गतिविधियों, उनकी संस्थागत स्थिति और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं, और उसे चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं। कहीं ये दूध का दूध, पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की रणनीति ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। सरकार के स्तर पर फिलहाल सत्र केवल 2 दिन बैठकें बुलाकर उसे स्थगित करने पर मंथन चल रहा है। इसके बाद पंचायत निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के करीब 3 माह के बाद नवंबर में विधानसभा की बैठकें फिर से बुलाए जाने की संभावना है। करीब 5.5 माह के बाद शुरू होने वाला सत्र यदि 2 दिन में ही निपटता है तो चुनावी माहौल में विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने के लिए सदन में मौका कम ही मिलेगा। विधानसभा के सत्र के बारे में राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा का सत्र अगला 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। अगर ये सत्र लंबा चलता है तो हम राजस्थान के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन खबरों से पता चला है कि सरकार सत्र को छोटा करना चाहती है। वे इस सब से बचना चाहते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़कों, बारिश के असर और लोगों को हो रही परेशानियों जैसे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। देखिए, विधानसभा का जो सत्र आने वाला है 20 तारीख को ये शुरू होगा, और मैं समझता हूँ ये सत्र अगर लंबा चलता है तो राजस्थान की जो हालात है उस पर अच्छे से चर्चा हो पाएगी। लेकिन जैसा कि मुझे अलग अलग न्यूज़पेपर से या उससे पता चल रहा है कि सरकार 2-3 दिन ही सत्र चला के और भागना चाहती है, और ये कह रही है कि हम नवंबर में वापस सत्र लेके आएंगे। ऐसे होता नहीं है आपको, क्योंकि अब तो मजबूरी है 6 महीने के अंदर सत्र को चलाना, इसलिए आपने विधानसभा बुलाई। इससे पहले भी, लास्ट टाइम भी जब बजट सत्र चल रहा था उस समय भी ये जल्दी चले गए, और ये कह के गए थे कि जो शीतकालीन सत्र आएगा या मानसून सत्र आएगा उसको हम जो है लंबा चला लेंगे। अब मानसून सत्र आया है तो उसको और भी छोटा, इतना छोटा शायद कभी रहा ही नहीं होगा।
अब भी इससे भागना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जब सेशन चले तो पूरी यहाँ पे चर्चा हो। आज जिस प्रकार की स्थिति छात्रों के साथ हो रही है, जिस प्रकार की स्थिति युवाओं के साथ हो रही है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो सर्विस में हैं वो भी मुसीबत में, किसी की आरजीएचएस नहीं चल रही, किसी को रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग गलत कर दिया, या जो डिमांड कर रहे हैं चाहे ये कमर्शियल टीचर हों, आंगनवाड़ी के हों, संविदा कर्मी हों, ये सब इनकी कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बरसात के जो हालात हैं, लोगों के सामने जो परेशानियां आ रही है, पूरा सीवरेज चौक है, लोग परेशान हैं, इन सब पे चर्चा हो। किसान की चर्चा हो, महिला की चर्चा हो, व्यापारी पे चर्चा हो। तो इन सब विषयों पे जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, सदन के अंदर आवाज नहीं उठेगी, तो इन लोगों के मुद्दे आएंगे कैसे? सरकार सदन चलाना नहीं चाहती, सदन चलेगा नहीं, मुद्दे आएंगे नहीं, उनका समाधान नहीं होगा। और ये जिस प्रकार के हालात इन लोगों ने राजस्थान में बना रखे हैं, आज ये जरूरत है कि सदन चले, लंबा चले और सारे जनता के मुद्दे यहाँ पे आए, डिस्कस हो। 15-20 दिन का कम से कम ये सत्र चलना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और सरकार अगर 2 दिन में ही भागना चाहती है तो फिर भागे, इसका तो कोई उपाय हमारे पास तो है नहीं। हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि सरकार जो है जनता के मुद्दों पर डिस्कस नहीं करना चाहती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने लंबे समय से आ रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि ये युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था। पेजेशकियान के मुताबिक उनके विरोधियों ने सैन्य दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। उन्होंने दावा किया है कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरान आज भी एक मजबूत देश के रूप में खड़ा हुआ है और आगे भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पेजेशकियान ने अगस्त को ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की। उनका कहना था कि जब मुसलमान एकजुट होते हैं तो वे बाहरी ताकतों की साजिशों और चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकते हैं। यदि समाचार बस यहीं समाप्त होता है, मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।